हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण को, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात चल रही है भाई, जहां पर हम सॉलिड्स के सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं। जहां पर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अगर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो वो बाह्य बल उस वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ विकृति उत्पन्न करती है। विकृति किस किस टाइप की होती है, कैसे होती है, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी यह है कि जब हमने उसके ऊपर बल लगाया है, उसके अंदर विकृति उत्पन्न की है, तो विकृति होने के लिए आपने कुछ ना कुछ विस्थापित किया है, डिस्प्लेस किया है। और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट समझ में आता है, मुझे एक बात याद आने लगती है कि भाई जब मैंने बल लगाया और विस्थापन हो गया तो ये तो कार्य हो गया। तो जब कार्य होगा मतलब ऊर्जा की बात होगी, यानी हम डिस्कस करने वाले सेशन में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की, यानी जब हमने बल लगाया वस्तु के अंदर मैंने कुछ विस्थापन क्रिएट करी, कैसी, तो विकृति के फॉर्म में, तो वो जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होगी, जिसके कारण अगर हम अपना बल हटा भी देते हैं तो वापस अपने आप को रीगेन कर लेती है, उसी को हम कहेंगे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। और इसी के डिस्कशन करने वाले हैं हम इस सेशन में। तो ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला भाई हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मतलब आप जेईई एस्पिरेंट हो, आप नीट एस्पिरेंट हैं, या फिर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहां पर ये पूरा सेगमेंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फटाफट से इसकी शुरुआत कर ली जाए। एंड यूं कहूं तो एकमात्र छोटू सा डेरिवेशन इस चैप्टर के अंदर आता है, और वो है बस यही प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। शुरुआत करते हैं सेशन की, देखते हैं हम जरा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अल्टीमेटली क्या है भाई, तो तार को खींचने में किया गया कार्य। यानी मैं ऐसा कहता हूं तार को खींचने में किया गया कार्य से सीधा तात्पर्य यह है कि मैं अनुदैर्ध्य विकृति और उसमें लगने वाले अनुदैर्ध्य प्रतिबल की बात करना चाह रहा हूं। मतलब ऐसा कि अगर मैंने किसी तार को खींच करके उसकी लेंथ में बढ़ोतरी करी, तो लेंथ में बढ़ोतरी का मतलब ऐसा कंसिडरेबल है कि वो विस्थापन हुआ, और मैंने प्रतिबल लगा करके ये काम किया था। तो प्रतिबल अर्थात मैंने बल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगा के ये काम किया था। तो इसका मतलब होता है कि मेरे द्वारा लगाया गया बल और वो विस्थापन दोनों मिलकर के बना लेते हैं क्या भाई, ऊर्जा, कार्य की गणना होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम जरा देखते हैं इसको क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं जब किसी तार को खींचा जाता है तो विरूपक बल के द्वारा तार के परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। यह कार्य उस तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। हमने क्या किया हुआ है जरा देखिए, हमने एक ऐसा वायर है, ये एक तार है, ये एक दृढ़ जगह से पूरा बंधा हुआ है। मैंने इसके ऊपर क्या किया भाई, तो मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया mg, और इस तार की लंबाई को मैंने बढ़ा दिया। इस तार की लंबाई को मैंने बढ़ा दिया, ये तार की लंबाई अब इतनी हो गई। ये पूरी लेंथ पहले तार की जो थी वो L थी, ये पूरी लेंथ तार की जो थी वो L थी। मैंने यहां से यहां तक में स्मॉल l लेंथ में चेंज कर दिया। तो ये जो मैं बदलाव लेकर के आया हूं स्मॉल l का, ठीक है, ये है हमारी बढ़ी हुई लेंथ। किसके कारण, तो ये जो यहां पर हमने mg बल लगाया था, इस mg बल के कारण। mg बल मतलब ऐसा कहना होता है मेरा कि मैंने एक भार लटका दिया, एक तार पे मैंने एक भार लटका दिया, तो तार स्ट्रेच हो जाएगी और उसके लंबाई में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो लंबाई में वृद्धि देखने को मिल रही है, ये जो लंबाई में वृद्धि देखने को मिल रही है वो mg इस बल के कारण। और हो क्या रहा होगा इंटरनली इस तार के अंदर, तो ऐसा समझिए ना कि ये जो तार है, एक छोटा सा डायग्राम में प्लॉट करता हूं उस तार के लिए। ये जो तार है इसके अंदर के जितने भी परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल लग रहे थे, जैसे देखिए मैं कहता हूं कि इसके ये इसके परमाणु ऐसे अरेंज होंगे, तो इनके परमाणुओं के बीच में लगने वाले जो बल थे, है ना, इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा था, इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है, इनके बीच में जो बल है, ये बल। अब अगर आपने जब इसको स्ट्रेच कर दिया
तो जैसे स्ट्रेच करेंगे ये जो इनके बीच में ये बल लग रहे थे, ये बलों की अलग से पोजीशंस बनना शुरू हो जाएगी। ये पोजीशंस अब क्या होंगी, तो जरा देखिए ना, ये जो था, ये जो अणु था, ये अब खिसक करके मान लीजिए यहां आ गया, ये अणु खिसक करके यहां आ जाएगा, ये अणु खिसक करके यहां गया। तो भैया अब लेंथ में देखेंगे आप, तो आप पा रहे हैं कि ये लेंथ में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। ये जो लेंथ है, ये लेंथ में वृद्धि हो गई, ये लेंथ बढ़ गया, ये लेंथ बढ़ गया, ये लेंथ बढ़ गया। ऐसे ही इधर साइड में भी अगर बनाऊं तो ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया। तो इसके भी लेंथ में मुझे क्या देखने को मिल रही है कि इसके लेंथ में हो गई वृद्धि। ठीक है, मतलब ये पूरे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, पहले इन दोनों के बीच में पहले जो डिस्टेंस था और अभी जो डिस्टेंसेस बन रहा है, पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ इतना सा था। तो जब मैंने बल लगाया तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ करके कहां पहुंच गई, तो ये इतना शिफ्ट हो गई। ये देखिए ध्यान से, तो ये इतना नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। तो मतलब इनके परमाणुओं के मध्य में जो लगने वाला आकर्षण बल था, इसके विरुद्ध मैं काम कर रहा हूं। ये मैं नीचे की तरफ इसके ऊपर mg फोर्स लगा रहा हूं, इसके ऊपर मैंने नीचे की तरफ ये mg फोर्स लगाया हुआ है। ठीक है, ये अल्टीमेटली देखेंगे तो ये नीचे की तरफ जो इसके ऊपर ये बल लगाया जा रहा है, ये इसके जो अंतराण्विक बल था उसके कैसा है, विरुद्ध है। भाई अंतराण्विक बल या फिर इन दोनों के परमाणुओं के बीच में लगने वाला जो बल है, वो तो हमेशा एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, ये इसको ऐसा आकर्षित, ये इसको ऐसा आकर्षित, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मैं इसको स्ट्रेच करके लंबा कर रहा हूं, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, उसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं। किसके अगेंस्ट भाई, तो इनके अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल है उसके अगेंस्ट मैं यहां पर काम कर रहा हूं। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर हो जाता है यहां पर कि जब कभी भी मैं एक तार के ऊपर कुछ बल लगा करके उसको स्ट्रेच करता हूं, खींचता हूं, उसमें एक छोटे सी लेंथ चेंज हो गई है ना, तो मैंने इसमें कितना काम किया, इसी की गणना हमें यहां पर करनी है वैसे तो देखिए, मान लीजिए कि तार की प्रारंभिक लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक गामा है। उस पर बाह्य बल F लगाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि स्मॉल l होती है। तो तार की लंबाई में सूक्ष्म वृद्धि dl को करने के लिए तार पर किया गया जो कार्य होगा वो dw होगा कितना, F.dl। ठीक है, कितना हो जाएगा, F.dl। मतलब आपने एक छोटा सा काम किया है ना, एक छोटी सी dl डिस्टेंस को ले जाने में। ठीक है, अब हम चलिए एक काम करके आते हैं, अब इसको हम जरा सॉल्व करके लेकर के आते हैं कि ये बनेगा क्या और होगा किस प्रकार से। तो मैं कहता हूं कि देखिए, ये हमने इसके ऊपर काम किया है ना, ये हमने इसके ऊपर क्या किया, काम किया। अब अगर मैं यहां पर कहता हूं कि भैया ये यहां से यहां तक करने में काम, टोटल जो वर्क डन हम लोगों ने यहां पर किया हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेशन ले लूं, ठीक, तो क्या मिलेगा, कुल कार्य हेतु। तो भैया यहां पर ये बन जाएगा dw, इधर साइड में इंटीग्रेशन ऑफ F.dl। अब dw के इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, तो dw का इंटीग्रेशन तो हो गया w, f तो कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होना। ये जो dl डिस्टेंस है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, l, कितना, fl है ना, f इंटू l। इतना मैंने यहां पर क्या किया है, वर्क डन किया है। ठीक है, इतना मैंने यहां पर वर्क डन किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये तो काम हो गया हमारा इसको खींचने में, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि ये पूरा ये तार को खींचने में मैंने जो F इंटू L काम किया है उसको कुछ इस प्रकार अगर कंसिडर करूं कि देखिए, जो हमारे पास में टर्म है हम उसी को यूटिलाइज करेंगे। हम यहां पर लिखना चाह रहे हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की बात चल रही है। और इस डेरिवेशन को थोड़ा सा देखा जाए तो हमारे पास समझ में आ रही है बात कि हमने माना, क्या मानना है भाई, तो मैंने कह दिया कि L लंबाई के, माना L लंबाई के किसी तार को, ठीक है, L लंबाई तथा, ऐसा लिखता हूं मैं, L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, A क्या है भाई, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल,
ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को, है ना, के तार को F बल से खींचने पर, अगर मैंने एक F बल लगा करके खींचने पर उसकी लंबाई में L वृद्धि हो जाती है, स्मॉल l, इसके अंदर क्या हो गई, वृद्धि हो जाता है। अगर इसमें ये वृद्धि हो रहा है, ये देखिए हमने इसमें F फोर्स, ये mg क्या होगा, ये F फोर्स है, यही तो है F फोर्स, तो इसमें क्या हो गया, L वृद्धि हो गई। अभी अगर L वृद्धि हो जाता है तो ये वृद्धि कैसे कैलकुलेट होगी भाई, तो मैं कहता हूं कि देखिए, अतः लगाया गया औसत बल, शुरुआत में तो कुछ भी बल नहीं था उस पे, बाद में आपने बल लगाया तो औसत बल, एवरेज फोर्स, है ना, औसत बल F एवरेज लिख लेता हूं। F एवरेज कितना होगा, तो 0 प्लस F अपॉन में 2। 0 मतलब मैं कहता हूं कि यह है इसके ऊपर लगाया गया प्रारंभिक बल। तो शुरू में आपने कोई बल नहीं लगाया, आपने यहां लिखा ही है कि मान लीजिए L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को F बल से खींचने पर, तो जब तक आपने ये F बल नहीं लगाया तो उसके पहले तो कुछ नहीं था, तो मैं कहता हूं प्रारंभिक बल प्लस अंतिम बल, भाई औसत तो ऐसे निकलता है, बटा में दो। अब मैं कहता हूं अर्थात L लंबाई वृद्धि में, L लंबाई की वृद्धि में, L लंबाई की हमने क्या की है, वृद्धि की है, उसमें L लंबाई की वृद्धि में औसत बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। कितना काम करेंगे भाई, तो हमने कहा कि किया गया जो कार्य होगा, कार्य बराबर सिंपली यहां पर औसत बल इनटू क्या लिखेंगे, तो विस्थापन, जो अभी हम लोगों ने निकाला, हम उसी की बात करें। कार्य W इक्वल्स टू औसत बल कितना, तो औसत बल इसके ऊपर है F अपॉन में 2, कितना औसत बल, F अपॉन में 2, और इस पे विस्थापन कितना हो रहा है, तो L विस्थापन हो रहा है, मतलब ये क्या मिल गया, 1/2 टाइम्स ऑफ F इंटू L, 1/2 टाइम्स ऑफ F इंटू L। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भैया ये जो आपने विस्थापन कराया, ये जो आपने कार्य किया, तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कार्य की ही गणना है। अगर मैंने इसके ऊपर इतना काम किया, कितना भाई, तो इसके ऊपर वर्क डन आपने कर दिया F अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ L, ये अगर हमारा इसके ऊपर वर्क डन है, ठीक है, ये हम इसी से बना करके ले आ रहे हैं, ये वर्क डन FL जो बन रहा था उसी से हम ये लेकर के आ रहे हैं, तो मैं यहीं पर सिंपली लिख ही लेता हूं, है ना, कि कुल कार्य हेतु, कुल कार्य जो मुझे मिलने वाला है W, वो F अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ L, है ना। तो ये कुल कार्य के लिए जो मुझे मिलेगा, ठीक, ये अगर मैं इसको एक्सटेंड करने में जितना मैं काम कर रहा हूं, वही इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर। जब मैं इसको हटाऊंगा तो ये वापस अपने आप को रीगेन करेगा। जो ये स्ट्रेचड फील कर रहा है, वो स्ट्रेच्ड फील होने के पीछे कहानी इतनी सी है, ये उसके अंदर वर्क डन आपने किया। तो मैं कहता हूं यहां किया गया कार्य, वैसे भी हमें पता है कि ऊर्जा जो, स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो किया गया कार्य ही होता है ना, कार्य ऊर्जा प्रमेय से भी हमने इसको देखा हुआ है। तो यहां किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में तार में संचित हो जाता है, तार में संचित हो जाता है। अब अगर ये तार में संचित हो गया है तो मैं कह सकता हूं अतः W को मैं ऐसा लिख सकता हूं U, तो U इक्वल्स टू हमारे पास मिल गया 1/2 FL, 1/2 FL। अब अगर मैं यहां पे कहता हूं, देखिए यहां संचित ऊर्जा A अनुप्रस्थ काट
ए अनुप्रस्थ काट के तार में स्थित है, के तार में स्थित है। अतः एक छोटू सा काम करता हूं, देखिए u इक्वल्स टू 1/2 f इंटू एल इंटू ए एल अपॉन ए एल से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। ए एल क्या है भाई, तो मैं कहता हूं यहां पर यह है आयतन। आयतन क्या होता है, तो आप कहोगे क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो मैं क्षेत्रफल a और लंबाई l लिख लेता हूं, क्या दिक्कत है। तो अगर ये हमारे पास में ए एल मिला, ठीक है, क्या मिला हमारे पास में, ये हमारे पास में ए एल मिला, तो मैं इसके जरिए अब आगे की कार्रवाई कर सकता हूं। क्या, तो मैं लिखता हूं, जरा देखिए, u इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ f अपॉन में a, f अपॉन में a। और एक छोटू सा मेहनत और कर सकते हैं, ये लंबाई जो है ये कैपिटल L को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो f अपॉन में a तो हो गया है ना, ये हो जाएगा हमारे पास में स्मॉल l अपॉन में कैपिटल L इंटू 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 ये ए एल एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, तो ये होता क्या है भाई कि हमारे पास में ये ए एल एज इट इज चल रहा है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं इधर साइड में लिखता हूं इसके लिए फॉर्म, क्या मिलेगा, ये f अपॉन में a क्या है, f अपॉन में a क्या है भैया, ये है हमारा प्रतिबल। भाई f अपॉन में a क्या होता है, प्रतिबल। और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं भाई, तो इसको आप कहोगे, इसको कहते हैं विकृति। क्या कहते हैं इसको, विकृति। तो अब यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, u इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ f अपॉन a, f अपॉन में a, इसको क्या लिखूं, तो इसको लिख दो भैया प्रतिबल इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना, ये बढ़ी हुई लंबाई बटा में ओरिजिनल लंबाई जो मूल लंबाई थी वो, तो ये क्या मिल जाएगा भाई, तो ये हो गया हमारा L अपॉन में L, मतलब ये हो गया हमारा विकृति इनटू, आप कहोगे भैया ये ए एल भी तो है, ए एल क्या है, तो ए एल मतलब हो गया भैया आयतन। तो क्या समझ में आ रहा है, हमारे पास में जो फॉर्म मिला u इक्वल्स टू ये है हमारा पूरा u इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। और एक फॉर्म मिला है u इक्वल्स टू हाफ ऑफ एफ एल। ठीक है, ये सारे रिलेशंस काम में आने वाले। ठीक है, क्या क्या मिल गया, प्रतिबल इंटू विकृति इंटू आयतन। अब अगर मैं इसी चीज को फिर से आगे की तरफ बढ़ाता हूं, जरा देखिए मैं क्या बोलता हूं, मैं कह रहा हूं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की ही चर्चा अभी चल रही है। अभी उसी की बात चल रही है भाई, क्या, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो क्या कह रहे हैं, अभी यहां पर वही चीजें चल रही है कि u इक्वल्स टू हमारे पास में मिला हुआ है 1/2 f अपॉन में a इंटू स्मॉल l अपॉन कैपिटल L इंटू ए एल। मतलब मैं स्टेटमेंट रिपीट ही कर रहा हूं, लिखा ही है बस और कुछ नहीं। तो मैं कहता हूं जरा देखिए ना, यहां पर a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, है ना, a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर F बल लगाकर L वृद्धि लंबाई में की जाती है। अतः इसको क्या कहेंगे भाई, इसको हम कहेंगे, अगर देखेंगे आपके भैया ये जो हमारा F अपॉन में A होने वाला है, ये तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो जरा एक काम करते हैं, ये अगर काम किया गया है तो मैं कहता हूं कि भैया हुक के नियम से, हुक के नियम से, तो हुक के नियम में क्या कहा उन्होंने भाई, तो उन्होंने कहा था कि प्रतिबल बराबर होता है E गुणे विकृति। प्रतिबल बराबर क्या होता है, E गुणे विकृति।
अब ये E जो है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ठीक है ना, ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहां पे ये E जो है इसको अगर कहेंगे कि भैया अगर अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो रहा है, ठीक है ना, तो इसी चीज को कहते हैं अर्थात यंग मापांक से, यंग मापांक से इसी चीज को हम गामा इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, तो गामा इक्वल्स टू लिखते हैं हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्ध्य विकृति। अब इसी चीज को अगर और फर्दर लिखता हूं तो क्या है भाई, तो गामा इक्वल्स टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल इंटू अनुदैर्ध्य विकृति जो लिख रहे हैं, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ प्रतिबल इक्वल्स टू लिखूं, देखिए गामा इक्वल्स टू इसी को लिखते हैं प्रतिबल बटा में विकृति, ठीक है ना, ये अल्टीमेटली वही है, प्रतिबल बटा में विकृति। अब प्रतिबल बराबर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रतिबल बराबर तो लिखेंगे गामा टाइम्स ऑफ विकृति, मतलब यंग मापांक इंटू विकृति। अब इस फॉर्म में वापस आते हैं और जरा हम लिख करके ले आते हैं, किसके फॉर्म में भाई, तो ये जो चीज लिखी है u इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ, ये क्या है, ये है प्रतिबल, ये क्या है भैया विकृति, इंटू ये क्या है आयतन। तो अगर प्रतिबल की जगह पे इसको रिप्लेस करें तो अभी आपको क्या मिल जाएगा, तो यहां से साफ सुथरा आपको दिख रहा है कि u इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ, इस प्रतिबल की जगह गामा टाइम्स ऑफ विकृति लिखिए, इस प्रतिबल की जगह गामा टाइम्स ऑफ विकृति इंटू चली रही है भैया विकृति, है ना, इंटू हमारा आयतन, मतलब एक और फॉर्मूला मिला, u इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ गामा इंटू विकृति का स्क्वायर इंटू आयतन, ये भी एक फॉर्मूला मिला, ठीक है, मिला। और एक काम कर सकता हूं मैं, अगर चाहूं तो इसको है ना एक स्टेटमेंट में लिख सकता हूं, है ना, नहीं तो ये गामा तकलीफ देगा बाद में। तो भैया इसको u इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ, ये क्या है यंग मापांक इंटू विकृति इंटू आयतन। अब लीजिए, अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूं, मैं कहता हूं कि प्रति एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो AL है इसकी वैल्यू कितनी हो जाए 1 यूनिट क्यूब, ठीक है, प्रति एकांक, एक एकांक मतलब एक यूनिट में कितना होगा, ये तो पूरे लंबाई के तार में हो गया, एक एकांक में कितना होगा। तो भैया यही पूरा फॉर्म कैसा बन जाएगा, मैं कहता हूं कि ये U/AL को हम लिख लेते हैं स्मॉल u से, U/AL को क्या लिख लेते हैं स्मॉल u से, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म आयतन से आयतन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा जरा देखिए, तो मैं कहता हूं कि भैया u इक्वल्स टू, ये स्मॉल u इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ यंग मापांक तो वैसे ही रहेगा इंटू यंग मापांक इंटू विकृति का स्क्वायर, या फिर u इक्वल्स टू क्या लिखें 1/2 यंग मापांक इंटू विकृति का स्क्वायर। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बनता है किसके लिए, तो प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा के लिए। ये पर यूनिट कह सकते हैं वॉल्यूम में जो ऊर्जा संचित होगी ये होती है 1/2 यंग मापांक इंटू विकृति। ये यंग मापांक ही क्यों लिखे, क्योंकि ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर था, अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल के लिए था, लेंथ में चेंज हो रहा था और कहीं पर भी नहीं, है ना। अगर लेंथ के अलावा वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस होते, शेयरिंग होता, तब तो किसी और की बात करते। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ लेंथ में चेंज की बात हो रही है। यहां पर हमारे पास सवाल ही इसी से शुरू हुई है कि तार की लंबाई को खींचने में किया गया कार्य कितना। तो u इक्वल्स टू हमारे पास में फाइनली कितना आ चुका है भाई 1/2 टाइम्स ऑफ यंग मापांक
इंटू विकृति का स्क्वायर, इंटू विकृति का स्क्वायर। ठीक है, तो अब चाहे तो भैया इसके स्क्रीनशॉट्स रख सकते हैं। यहां पर हमारे पास में पूरी डेरिवेशन आ चुकी है। यहां से पहले सबसे पहले इसको रखिए। चलिए, आई होप हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, ये रिलेशनशिप पे अभी क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना, अभी हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। मैं कहता हूं कि इसी चीज को हम और तरीके से लिख सकते हैं। कैसा, क्या लिख सकते हैं भाई? तो देखिए 1/2 टाइम्स ऑफ s इंटू अल्फा, ये है कुछ भी नहीं, एज इट इज जो टर्म्स अभी हम लोग लिख रहे थे उसी को अलग अलग तरीके से लिखने के कुछ तरीके हैं। यहां पर हम एक बार बात कर लेते हैं कि ये s कौन है, अल्फा कौन है ना, गामा कौन है, तो हमें चीजें पता लग जाएगी। देखिए ये s जो है ये हमारा प्रतिबल है। ये कौन है? हमारा प्रतिबल है। अल्फा से जो डिनोट करते हैं, ये किसको डिनोट करते हैं? हम विकृति को डिनोट करते हैं। तो अब तो क्लियर हो गया ना। ये हमने सबसे पहले ही u की वैल्यू क्या लिखी भाई? तो ये देखिए 1/2 टाइम्स ऑफ प्रतिबल इनटू विकृति, ये हमने अभी प्रूफ किया। तो मतलब u इक्वल्स टू हमारे पास में आ गया 1/2 टाइम्स ऑफ s अल्फा। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। जितने भी रिलेशन थे एक जगह रख लिए, बस और कुछ नहीं। दूसरे की बात कर लेता हूं, है ना, 1/2 टाइम्स ऑफ, जब हमने ये प्रतिबल को रिप्लेस कर दिया तो u इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ, यहां पे वॉल्यूम है नहीं कहीं पे, है ना, 1/2 टाइम्स ऑफ, अगर मैंने प्रतिबल को रिप्लेस कर लिया किससे भाई? तो प्रतिबल जो s था, ठीक है ना, ये प्रतिबल हमारा रिप्लेस हो गया किससे? तो ये हो गया हमारा गामा टाइम्स ऑफ विकृति से। किससे? गामा टाइम्स ऑफ विकृति से, यंग मॉड्यूलस से। ये रखा यंग मॉड्यूलस से प्रतिबल को क्या किया? यंग इंटू विकृति। तो ये मैंने रख दिया यंग इंटू विकृति हमारे पास में पहले से ही थी, इंटू विकृति हमारे पास में पहले से ही थी। तो अब ये क्या बन गया? u इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ गामा। विकृति को हम किससे डिनोट करें भाई? तो विकृति को हम अल्फा से, तो ये अल्फा स्क्वायर, यानी u इक्वल्स टू 1/2 गामा अल्फा स्क्वायर। एक फॉर्मूला और मिल गया। अब अगले फॉर्मूले पे बात करते हैं। तो ये s स्क्वायर अपॉन में गामा है, यानी हम एक छोटू सा काम और कर सकते हैं। जो काम हमने यहां पे किया है उसको थोड़ा सा फिर से देखिए। गामा इक्वल्स टू प्रतिबल बटा में विकृति, गामा इक्वल्स टू प्रतिबल बटा में विकृति, ऐसा यंग ने कहा था। अब एक काम करो, अभी हमने प्रतिबल रिप्लेस मारा था, विकृति को रिप्लेस मारिए। तो जब आप विकृति को रिप्लेस मारेंगे तो आपको पता लगेगा ये हो जाएगा हमारा प्रतिबल बटा में यंग मॉड्यूलस। तो अभी जो ये फॉर्मूले में हम चेंजेस करके ले आ रहे हैं, ये देखिए u इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ s, मतलब कौन भैया? प्रतिबल। ये पूरा लिखता हूं, है ना, प्रतिबल इंटू विकृति। हम तो यही निकाल करके ले आए ना, प्रति एकांक आयतन की बातें चल रही है। तो भैया 1/2 को ऐसे ही रखिए, ये प्रतिबल को प्रतिबल ही रखना है इस बारी, और हमारे विकृति को चेंज करनी इस बार किससे? प्रतिबल बटा में गामा से। अभी इसको लिखेंगे तो 1/2 टाइम्स ऑफ क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे ये हो जाएगा हमारा प्रतिबल का स्क्वायर बटा में गामा, मतलब 1/2 टाइम्स ऑफ s स्क्वायर अपॉन में गामा। क्या मिल गया? 1/2 टाइम्स ऑफ s स्क्वायर बटा में गामा। ठीक है भैया, तो अभी आपको एक साथ पूरे फॉर्मूले मिल गए। क्या क्या फॉर्मूला होता है? u इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ s अल्फा, 1/2 टाइम्स ऑफ गामा अल्फा स्क्वायर, 1/2 टाइम्स ऑफ s स्क्वायर अपॉन गामा। नहीं तो बड़ा कंफ्यूज होते हैं ना कि यहाँ पे इतने सारे रिजल्ट निकाल दे, किसका क्या करेंगे। तो यहां पर भैया एक साथ हमने सारे काम कर लिए। ठीक है, यहां पर ये दो टर्म्स लिखा है मैंने, तो ये भी लिख देता हूं। गामा जो है ये यंग मापांक है, ये आप फाइनली याद रखने के लिए रख सकते हो, ये फॉर्मूले, है ना। गामा यंग मापांक है और u जो है ये क्या है भाई? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में संचित स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अब ये पूरे एक जगह पर रखे हुए हैं कि u के कौन कौन से फॉर्म्स हो सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हमको यहां पर याद रखने। ठीक है, चलिए तो एक काम कर लिया जाए, है ना। अब क्या करें? तो भैया जब सब कुछ समझ में आ ही गया है तो एक सवाल कर लें ताकि हमारी कहानी क्लियर हो जाए कि जो हमने पढ़ा वो उसी तरीके से चीजें चल रही हैं। क्या है सवाल में? कह रहे एक तार की लंबाई 3 मीटर,
तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 mm स्क्वायर है। जब उसे 0.2 mm तक खींचा जाता है तो तार में संचित कुल ऊर्जा की गणना कीजिए। क्या क्या गिवन है? यंग मॉड्यूलस गिवन है और हमारे पास में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी गिवन है, मतलब ए गिवन है, ठीक है, 3 मीटर उसकी लंबाई है और चेंज इन लेंथ भी हमारे पास में गिवन है। तो हम एक काम कर लेते हैं यहां से, अगर सिंपली मैं लिखना पहले शुरू करता हूं। देखिए, तार की लंबाई मतलब L गिवन है हमारे पास में 3 मीटर, ठीक है। जब उसे 0.2 mm तक खींचा जाता है तो पहले इसको लिख लेता हूं, है ना। तार की लंबाई में वृद्धि सीधे दी गई है स्मॉल l, कितना 0.2 mm, मतलब ये कितना है 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, मीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। L मिल गया। गामा मुझे अगर मिल जाए, गामा यहां पर हमारे पास में डायरेक्टली दी गई है, तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि इन दोनों की वजह से मेरे पास में, देखिए, संचित ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा अर्थात किसकी बात हो रही है? U की बात हो रही है। तो अगर हमारे पास में U की बात हो रही है, ठीक है, तो U इक्वल्स टू, अच्छा टोटल की ही बात करनी है, U इक्वल्स टू, तो U इक्वल्स टू हमारे पास में जो फॉर्मूला मिला है वो तो यही मिला है 1/2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 1/2 टाइम्स ऑफ गामा इंटू विकृति का स्क्वायर इंटू आयतन। भैया आयतन तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब एक काम करता हूं, मैं विकृति और आयतन को अलग से निकाल करके फिर वहां रख देता हूं, इसको हटा देते हैं, यही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसके काम कर लें? पहले हम कर लेते हैं हमारे विकृति को निकालते हैं, ठीक है। तो विकृति क्या होती है भाई? तो विकृति आप कहते हैं कि लंबाई में परिवर्तन, बटा में मूल लंबाई जो पहले थी वो लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन जो हुआ है 0.2 इंटू 10⁻³ अपॉन में 3 हुआ है, ठीक है। अब अगर इसको यही छोड़ते हैं, रखेंगे वहां पे कैंसिल होगा, ठीक है, छोड़ देते हैं। लंबाई के बाद में अब हम क्या निकाल लें भाई? तो आयतन और निकाल लेते हैं, शायद कुछ कटा पिटे जैसा दिखेगा तो काम हो जाएगा। आयतन क्या होता है भाई? तो आयतन हम लोगों ने कहा A इंटू L। A कितना है? तो यहां पर हमारे पास में क्षेत्रफल 2 mm स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, 2 mm स्क्वायर गिवन है। तो एरिया को हम लिख लेते हैं 2 इंटू 10⁻³ ठीक है। और ये तो एरिया के लिए -3 हम लोगों ने लिखा हुआ है ना। स्क्वायर में है अगर तो इसको स्क्वायर भी करना पड़ेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, तो ये -6 ही कर लेता हूं। L कितना है? तो L है भैया 3 मीटर, यानी ये 3 दूनी 6 इंटू 10⁻⁻6 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। अब चलिए हम काम शुरुआत करते हैं। क्या करना शुरू करें? हमारे पास में सब कुछ मिल गया है ना। 1/2 टाइम्स ऑफ गामा मतलब 2 इंटू 10⁻11 इंटू विकृति का स्क्वायर। विकृति है 0.2 इंटू 10⁻³ अगर चाहें तो इसको एक काम करा जा सकता है, 0.2 लिखते ही कटेगा, देखते हैं, हाँ ठीक है। 0.2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ अपॉन में 3 का स्क्वायर इंटू आयतन की बात करें 6 इंटू 10⁻6, ठीक। अब ये 2 से 2 तो खत्म हो गई कहानी। अभी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये देखिए ना, ये 0.263 को एक जगह रखते हैं पहले, तो ये 0.2 इंटू 0.2 अपॉन में 3 इंटू 6 इंटू, अब 10 टू द पावर को एक साथ लिखता हूं, तो यहां पर 10 टू द पावर 11 है, 10 टू द पावर -6 और हो जाएगा 10 टू द पावर -6, यहां पर भी 10 टू द पावर -6 है। ये पूरे ऐसे नंबर्स बन गए। तो ये 3 से 2 बार में, अच्छा 3 गुणे 3 लिखना पड़ेगा भाई, 2 बार है ना, 3 दूनी 6, अगर इसको गुणा करिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। तो इस डेसिमल को भी उड़ाता हूं, कैसे करते भैया? ये 10, इसको भी 10, चाहे तो मैं डायरेक्टली उसके जीरोज में कंपनसेट कर सकता हूं भैया, है ना। चलिए, तो ये कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8,
8/3 गुणे ये 10 मतलब 2 जीरो को मैं सीधे भी कंपनसेट कर सकता हूं, ठीक है ना। ये 2 जीरो को सीधे भी कंपनसेट। तो एक बात समझिए, 10 की पावर 6 10 की पावर 6 मतलब 10 की पावर -6 10 की पावर -6 मतलब 10 की पावर -12 और ये 10 की पावर 11, ठीक है। तो 10 की पावर -3, ये नीचे वाले 2 जीरो भी ऊपर जाएंगे ना, तो -3। ये काटिए भैया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 20, 6 18 है ना, 2 20 6 18 चलता रहेगा इंटू 10⁻⁻3। ये हमारे पास में इतनी जूल ऊर्जा मिलेगी। ये किस में चलेगा भाई, ये ऊर्जा की यूनिट है, ऊर्जा किस में चलता है, जूल में। तो ये हमारे पास में U की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास में इतना जूल, 2.67 इंटू 10⁻⁻3 जूल की ऊर्जा हमें यहां पर संचित होकर के मिलेगी। ठीक है भाई, आसान सा काम है, बस आपको थोड़े से दिमाग रखने हैं किस बात में। तो भैया ये जो डेटा देता है ना वो mm वगैरह में दिया होगा, क्योंकि देखिए ना लेंथ में चेंज मीटर में तो कर नहीं पाएंगे आप, और वायर है तो उसकी विड्थ जो होती है, उसकी जो मोटाई होती है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, वो भी कहीं मीटर वीटर में तो दिखेगा नहीं। तो मतलब वो भी हमारा किस में दिख रहा है, बहुत ही छोटा सा ना, mm में है, मिलीमीटर में है, और टोटल लेंथ जो है वो मीटर में है, ठीक है ना। तो चलिए क्लियर हो गई बात, बढ़ते हैं हम जरा अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। एंड बात करते हैं हम इसी के अंदर कि 2 दृढ़ आधारों के बीच में, है ना, कसे हुए तार को ठंडा करने पर तारों में उत्पन्न तनाव क्या होगा। मतलब टेंशन इन कूलिंग अ वायर स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 रिजिड सपोर्ट्स। एक्चुअली क्या होता है, जरा अगर थोड़ा सा इसको समझेंगे, हालांकि ये पूरा जो टर्म जिसकी हम बात करेंगे ये थर्मोडायनेमिक्स वाले पोर्शन में भी चल करके हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा मैंने अगर आपको है ना, जैसे पीछे मैं डिस्कशन जब किया है ना प्रसार गुणांक एंड ऑल की, तब हम लोगों ने वहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के टाइम पे हमने वाटर के अंदर में स्ट्रेन किस तरीके से होगा उसकी बात करी थी। उसी तरह से मैं यहां पर भी चाह रहा हूं आपके साथ में डिस्कस करना कि भाई ये जो लेंथ वेंथ वाले कॉन्सेप्ट है ना टेम्परेचर के केस में, उसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया जाए। मैं क्या बोलता हूं, आप एकदम नॉर्मली इस बात को समझ सकते हैं। मैं कहता हूं एक इधर में क्लिप है और एक इधर में क्लिप है, इन दोनों क्लिपों के मध्य अगर आपसे कहूं कि एक तार बांध दो, तो हमने ये एक तार यहां से यहां तक बांध दिया। जब इसको टेम्परेचर देंगे, मतलब जब इसको हीट दिया जाएगा, तो ये हीट पा करके जब इसको आप क्या कर रहे हैं, आपको यहां से हीट देना है। जब आप हीट देंगे तो हमें पता है कि इनके बंधों के, देखिए ये इसके 2 परमाणु हैं, ये अगला परमाणु है, ये अगला परमाणु है, ये क्या है, ये क्लैंप्स हैं, ये भी क्लैंप है, ये भी क्लैंप है ना, और ये इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो इन दोनों के एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब मैं हीट दूंगा तो इनकी लेंथ क्या होती है, ताप देने पर, ये इसके परमाणु हैं, ताप देने पर इनके परमाणुओं के मध्य जो डिस्टेंस था वो बढ़ने लग जाता है। ताप देने पर, है ना, परमाणुओं की दूरी बढ़ने लगती है। अगर परमाणुओं की दूरी बढ़ने लग रही है, इसका मतलब कि भैया जब आप हीट दोगे ना, तो ये वाला वायर, ये वाला जो वायर है, ये कुछ इस तरीके से बिहेव करने वाला है। ये जो तार है ना, ये वाला तार ऐसा लूज पड़ जाएगा, ऐसा लूज हो जाएगा। क्यों लूज होगा, क्योंकि इनके बीच का अंतरा आणविक बल जो है ना, या परमाणुओं के बीच के जो बंध हैं वो थोड़े से दूर दूर होने लगे, है ना, उनके परमाणु दूर दूर जाने लगे। क्यों जाते हैं, इसका पूरे लॉजिक आपको समझ में आती है, बहुत बचपन से आप सीखते हैं कि भैया ठोस को अगर आप गर्म करते हैं तो वो द्रव की तरफ चलता है, और द्रव में अणुओं के बीच की दूरी ज्यादा होती है, और द्रव से जब गैसीय अवस्था में जाती है तो उनके बीच की दूरी और बढ़ जाती है। तो मतलब जैसे ही मैंने टेम्परेचर दिया तो ये धीरे धीरे सॉलिड की तरफ बढ़ने शुरू हो रहा है, लिक्विड की तरफ। तो ठोस जब लिक्विड की तरफ बढ़ना शुरू हो रहा है, इसका मतलब है कि उनके बीच की जो बंध दूरी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। बंध दूरी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उनका जो स्ट्रेंथन है ना, उनकी इलास्टिसिटी कह सकते हैं बढ़ रही है, प्रसार हो रहा है, उसके अंदर लेंथ में इंक्रीमेंट मिलेगी। जब आपने ऐसा किया तो ये देखिए इतना छोटा सा लेंथ इतना बड़ा लेंथ हो गया ना तापमान देने पर,
तो ये जो तार जो ऐसे स्ट्रिंग दोनों के तरफ कसा हुआ था, गर्म होने के बाद में क्या होगा भाई, तो वो नीचे की तरफ ऐसा झूलता हुआ दिखेगा, ये नीचे की तरफ ऐसा झूल रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसमें से हीट को विड्रॉल करेंगे, मतलब हीट को आपने यहां से निकाल करके बाहर फेंकना शुरू कर दिया, मतलब टेम्परेचर डाउन करना जैसे ही शुरू करेंगे, ये धीरे धीरे वायर अब क्या होने लगेगा, स्ट्रेट होने की कोशिश करने लगेगा। ये वायर जो हो जाएगा वो सीधा होने लगेगा, टाइट होने लगेगा। क्लियर होगी बात भैया? इसलिए तो जैसे आप अपन ने बहुत पहले मतलब पहले चैप्टर में जब हम लोग बात कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ लेंथ की, है ना, तब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जरी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है भाई, वो लोहे की चेन होती है अल्टीमेटली, उससे हम क्या करते हैं, जमीन नापते हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में उसमें हमको एरर्स मिलते थे। वहां पे मैंने आपसे बात की थी कि जैसे ही गर्मी होने लगती है तो आपको पता है कि लोहा फैलता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़े हैं कि भैया पटरियों के बीच में जब दो पटरियों के जॉइंट्स के जहां बनता है वहां पे गैप क्यों छोड़ दिया जाता है, तो हमें पता लगता है कि भैया पटरियों के बीच में गैप छोड़ने की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ेगा गर्मी के दिनों में, तो भैया क्या होगा, वो पटरियां विकृत नहीं हो, उनके पास स्पेस हो और वो पटरियां दोनों आपस में क्या हो जाती है, चिपक जाती, ऐसे गैप होता बाकायदा। अब ट्रेन भैया इस गैप में फंस थोड़ी जाएगा, इतना भी गैप नहीं होता कि इतना गैप हो गया, बहुत हल्का सा उनके बीच में गैप होता है। अगर यहां गैप नहीं हुआ तो पटरियों की मोटाई में वृद्धि हो जाएगा, और मोटाई में वृद्धि होगा तो भैया पहिए उतर जाएंगे। ट्रेन का पहिया एक ही साइड से सिर्फ सपोर्ट होता है, दूसरे साइड से नहीं। ट्रेन का जो पहिया होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड से ऐसा सपोर्ट होता है, और ये वाला ऐसा फ्लैट होता है ये पटरी पर चलने के लिए। तो भैया ये जो है ना, ये जब इसके मोटाई में परिवर्तन हो जाएगा तो ट्रेन पलट सकती है। तो इसलिए दोनों पटरियों के जॉइंट्स के बीच में गैप दे दिया जाता है। तो गर्मी के दिनों में वो फैल करके चिपक जाते हैं, और ठंड के दिनों में क्या होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से। उसी को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जब हमने टेम्परेचर दिया तो इनके जो परमाणुओं के बीच की जो दूरी थी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जब बढ़ना शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब ये अगर दो क्लिप से एक तार को कसा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो तार बीच में ऐसा लूज ऐसा पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा भैया, सीधा हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं जरा देखिए, माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। मान लीजिए कि दो दृढ़ आधारों से कसा गया, जैसे मैंने बोला दोनों तरफ क्लैंप लगा करके कस दिया। यदि तार को ठंडा किया जाए तो उसमें संकुचन होगा, अतः क्लैंपों द्वारा तार पर तनाव बल आरोपित किया जाएगा, अथवा तार द्वारा क्लैंपों पर बल आरोपित किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तार अब टेम्परेचर हटाने पर कैसा हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट होने आ रहा है। तो ये दोनों क्लैंप पे क्या होगा, कसावट आएगी ना। ये दोनों क्लैंप क्या महसूस करेंगे भैया, तनाव महसूस करेंगे, टेंशन महसूस करेंगे, एक एक्सेसिव एक फोर्स महसूस करेंगे। किसकी वजह से, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से। तो अभी जो विकृति हो रही थी मेरे द्वारा लगाए गए प्रतिबल के कारण हो रही थी, और यहां पर अब चर्चा कर रहे हैं कि अब जो विकृति होने वाली है वो लगाए गए प्रतिबल के कारण नहीं है, वो किसके कारण है, तो उसके चेंज इन टेम्परेचर के कारण है। तापमान में हमें कमी या वृद्धि करने की वजह से मैं उसके लेंथ में चेंजेस देख रहा हूं। मैंने तापमान में वृद्धि करी तो लेंथ बढ़ गई, और तापमान में कमी कर रहा हूं तो लेंथ में कमी हो रही है। तो भैया ये भी तो एक तरीके से हमारा स्ट्रेन हुआ ना, ये भी तो एक तरीके से विकृति हुई ना। बिना प्रतिबल के, बिना बल लगाए हम यहां पर फिर से विकृति कर पा रहे हैं। तो इसके केस में क्या हो रहा है जरा देखिए, तो मान लीजिए तार के तापमान में T डिग्री सेल्सियस की कमी करने पर उसकी लंबाई में स्मॉल l की कमी होती है। डिट्टो सेम कहानी चल रही है। F अमाउंट के फोर्स लगा करके आप लेंथ में वृद्धि कर रहे थे स्मॉल l। मैं कहता हूं कि T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करके मैं उसके लेंथ में कमी कर पा रहा हूं, कितना, स्मॉल l। यानी ये जो पहले झूलता हुआ तार था वो टाइट होने वाला है। तो इसके लिए जरा हम आइए देखते हैं किस प्रकार से चलेगा ये। तो यदि तार के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा हो, ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक किसको कह रहे हैं भाई, तो ये अल्टीमेटली हमारी विकृति है ना, विकृति जैसी ही है। तो अल्फा हो तो रेखीय प्रसार गुणांक की परिभाषा से विकृति को ही अल्फा से डिनोट कर रहे थे ना भाई। तो विकृति आपने सिंपली पढ़ी हुई है, देखिए आपको ध्यान में आएगा कि विकृति जो होता है वो होता है लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई। मूल लंबाई में लिखता हूं लेकिन प्रारंभिक लंबाई लिखना चाहिए भाई, प्रारंभिक लंबाई। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि भैया इसको अगर मैं अल्फा से डिनोट करूं,
रेखीय प्रसार गुणांक कहूं, लेंथ में जो प्रसार हो रहा है, जो चेंजेस हो रहा है उसकी बात करूं, तो ये फिर से वही होने वाला है, लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई। बस बात एक और आ रही है, वो ये कि लंबाई में परिवर्तन पर डिग्री सेल्सियस तापमान में परिवर्तन के कारण है। तापमान में जितना आप चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली उसके लंबाई में परिवर्तन होगा। तो भैया लंबाई में परिवर्तन किस पर निर्भर कर रहा है भाई? तो लंबाई में परिवर्तन निर्भर कर रहा है हमारे द्वारा तापमान में चेंज पे। तो नीचे क्या करना पड़ेगा? ताप में परिवर्तन को भी ताप में परिवर्तन से डिवाइड करना पड़ेगा। ताप में परिवर्तन, ये हो गया ताप में परिवर्तन। मतलब रेखीय प्रसार गुणांक क्या है? लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई इनटू ताप में परिवर्तन। यानी इसी को हम लिख रहे हैं कैसे? तो यही लिख रहे हैं हम, अल्फा इज इक्वल्स टू स्मॉल एल चेंज इन लेंथ था, प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल इंटू टी डिग्री सेल्सियस हमने यहां पर चेंज करी। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू एल अपॉन एल इंटू टी। ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू एल अपॉन कैपिटल एल इंटू टी, ये हमारा चेंज हो रहा है यहां पर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसको थोड़े से और आगे की तरफ बढ़ाते हैं और जरा देखते हैं कि इसको प्रतिबल के रूप में अगर मैं लिखता हूं, प्रतिबल को और इसमें इंट्रोड्यूस करता हूं, तो फिर हमें क्या चीजें मिलने वाली है। तो एक आराम से देखिए यहीं पर फैक्टर, मैं इसको आगे बढ़ा लेता हूं, है ना। रेखीय प्रसार गुणांक की हम बात कर रहे हैं। देखिए किसकी चर्चा चल रही है भैया? रेखीय प्रसार गुणांक की। मतलब टेम्परेचर में वेरिएशन करके मैं लेंथ में चेंज करना चाह रहा हूं। ये हमारा चल रहा है रेखीय प्रसार गुणांक। तो रेखीय प्रसार गुणांक में जब हमारे पास में ये रिलेशन आ चुका है कि अल्फा इक्वल्स टू, अल्फा इज इक्वल्स टू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू टी। ठीक है ना, तो यहां पे अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या? स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, स्मॉल एल इंटू कैपिटल एल, टी को इधर ले चलिए तो अल्फा टी, अल्फा टी। ये स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल क्या है भाई? तो आप कहेंगे कि भैया इसी को तो कहते हैं विकृति। इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को कहते हैं विकृति। तो विकृति इक्वल्स टू क्या मिल गया? अल्फा टाइम्स ऑफ टी। क्या मिल गया? अल्फा टाइम्स ऑफ टी। अब इसी तरीके से यहां पर विकृति लिख रहा हूं तो मैं कहता हूं कि भैया प्रतिबल क्या होता है? तो प्रतिबल जो होता है, ठीक है, प्रतिबल जो हमारा होता है वो गामा टाइम्स ऑफ विकृति होता है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा चलो, नहीं है क्लियर तो एक लाइन और मैं लिखता हूं। मैं कहता हूं यंग मापांक से, ऐसा लिखता हूं, किंतु यंग मापांक से, ऐसा कर देता हूं भाई, यंग मापांक लिख देता हूं। लिखा वही काम था। यंग मापांक क्या कहता है भाई? गामा इक्वल्स टू, आप कहेंगे कि यह होता है हमारा प्रतिबल बटा में विकृति। क्या होती है? प्रतिबल बटा में विकृति। तो मैं यही तो लिखना चाहता हूं, प्रतिबल, प्रतिबल इक्वल्स टू क्या लिखना चाहता हूं भैया? प्रतिबल इक्वल्स टू, तो प्रतिबल इक्वल्स टू हो गया हमारा गामा टाइम्स ऑफ विकृति, गामा टाइम्स ऑफ विकृति। अब विकृति हमारे पास में मिली हुई है अल्फा टी, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या कि प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा? गामा, गामा इनटू अल्फा टाइम्स ऑफ टी, गामा इनटू अल्फा टाइम्स ऑफ टी। क्यों निकाल रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे यहां पर डिस्कशन किसकी करनी है? मुझे यहां पर डिस्कशन करनी है कि उसके लेंथ में कितना चेंजेस आ रहे। मतलब ये जो दो क्लैंप्स लगा करके, मैं इधर ही बनाता हूं, ये दो क्लिप्स लगा करके, एक इधर क्लिप लगाई थी और एक हमने इधर क्लिप लगाई हुई है। इन दोनों क्लिपों के मध्य में जो मैंने तार यहां पर खींच करके रखा है, ये जो बीचों बीच यहां पे ये जो तार है, इसमें जो तनन मिलेगा मुझे, वो तनन अल्टीमेटली किसके बराबर जाएगा? तो ये लगाएगा जो हमारा प्रतिबल है, यही होने वाला है ना। कितनी उसमें चेंजेस, कितनी टेंशन मिलेगी, कितना तनन मिलेगा, वो फोर्स के ही रूप में तो निकालूंगा। तो क्या मिलेगा भाई? प्रतिबल गामा इंटू अल्फा टाइम्स ऑफ टी। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, प्रतिबल को भी मैं अगर डिफाइन कर लूं, ठीक है, तो एक्चुअल फोर्स के रूप में, ठीक है, ये जो हमारा प्रतिबल के लिए, तो मैं एक्चुअल फोर्स के रूप में इसको निकालता हूं। तो चूंकि देखिए ना, हमें पता है जो प्रतिबल होता है
ये हमारा होता है बल बल बटा में क्षेत्रफल। क्या कहेंगे भैया? ये होता है हमारा बल बटा में क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे बल जो होगा ये हो जाएगा हमारा प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल। तो F इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं भाई? प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल। तो देखिए F इक्वल्स टू इस प्रतिबल को यहां से रिप्लेस मार देता हूं, ये रिप्लेस मार। तो प्रतिबल इक्वल्स टू क्या है भाई? तो गामा टाइम्स ऑफ अल्फा टी। क्या है? गामा टाइम्स ऑफ अल्फा टी इंटू ये क्या चलेगा? इंटू हमारा चलेगा क्षेत्रफल ए। तो भैया ये हो गया F इज इक्वल्स टू गामा ए अल्फा टी। ठीक है, क्या हो गया? गामा ए अल्फा टी। यानी ये अगर मैं इन वर्ड्स अगर लिख दूं तो ये F इज इक्वल्स टू बल बराबर, ऐसा पूरा ही वर्डिंग्स में लिखता हूं, बल बराबर ये क्या है भाई? गामा मतलब यंग मापांक इंटू क्षेत्रफल, यंग मापांक इंटू क्षेत्रफल इंटू इसी के प्रोडक्ट में चल रहा है। अल्फा मतलब क्या है भाई? विकृति इंटू भैया कौन? इंटू है यहां पर तापमान, इंटू तापमान। और यह तापमान मतलब तापमान में जो परिवर्तन है उसकी बात चल रही। तो ये जो तनन जो मिलने वाला है, जो मेरे को फोर्स मिलने वाला है, तो एरिया के टर्म्स में यंग मापांक इंटू क्षेत्रफल इंटू विकृति इंटू तापमान के टर्म्स में ये हमें यहां पर देखने को मिल जाएगा। यानी एक फॉर्म और मिल गया मुझे, F इक्वल्स टू गामा ए अल्फा टी। क्या हो गया? गामा ए अल्फा टी। तो यहां से रेखीय प्रसार गुणांक तो मुझे अल्फा इक्वल्स टू यही मिलने वाला है, लेकिन इसमें जो तनन हो रहा है, जो फोर्स मिल रहा है, वो क्या मिला भाई? तो F इक्वल्स टू मुझे मिला गामा ए अल्फा टी। ठीक है, तो चाहे तो भैया आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने ये पूरे रिलेशनशिप निकाले। इस चैप्टर के अंदर में बहुत ही छोटे छोटे से कई सारे फॉर्मूले आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है कि भैया ये सभी फॉर्मूलों को एक शीट पे जब आप रखेंगे तो ये समझ में आना शुरू होंगे। क्योंकि क्या होता है, सेम टर्म्स आपको दिख रही होती है कि कभी है ना वो प्रतिबल के रूप में चल रहा है, कभी विकृति के रूप में लिख रहे हैं, कभी पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं, कभी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो हर जगह पे छोटी छोटी सी चेंजेस है। और इस वाले चैप्टर से यहां से नीट जैसे एग्जाम में तो हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीधे फॉर्मूला। तो भैया इसलिए इसको है ना एक जगह अगर शीट में अगर आपने रख लिया ये सारे फॉर्म्स को, इसीलिए मैं एक एक साथ करे जा रहा हूं आपके लिए। यहां पर भी मैंने आपको सारे फॉर्मूले एक जगह कलेक्ट किए, यहां पर भी मैंने आपको पूरे फॉर्मूले एक जगह कलेक्ट किए। ये कलेक्शंस इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये डायरेक्टली आपके पेपर में दिख जाते हैं और कुछ विशेष नहीं कर रहे हैं। एक ही फॉर्म है, कभी इधर से उल्टा उधर से पलाटा और ऐसा वैसा कर करके अलग अलग फ्रेम्स में लिख रहे हैं बस। तो बहुत विशेष रूप से इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। अगर ये कहीं एक जगह शीट में आ गई ना, एक जगह अगर आपने इन सभी फॉर्मूलेस को कलेक्ट कर लिया तो बड़ी आसानी से याद हो जाता है। और या तो एक ही फॉर्मूला रखना है शुरुआत वाला, बस उसके जरिए सब चलता रहेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और जरा एक काम कर लिया जाए छोटू सा। क्या काम करना है भाई? तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो फिर हमारा ये जो पैटर्न है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, जो हमने फॉर्मूले निकाले, ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि भैया क्या चल रहा था, कैसे चल रहा था। सवाल क्या है जरा देखिए। सवाल है कि 1 mm स्क्वायर मतलब 1 mm स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल तार को 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके 2 दृढ़ क्लैंपों के बीच में कस दिया गया, जो अभी हमने बात करी थी। 2 दृढ़ क्लैंप हैं, एक क्लैंप इधर है और एक क्लैंप इधर है, इनके बीच में ऐसा एक तार कसा हुआ है। यह तार कितना भाई? तो 80 डिग्री तक गर्म करा हुआ है। ठीक है, क्लैंपों के बीच में कस दिया। यदि तार का ताप घटकर 60 डिग्री हो जाए तो तार के तनाव में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। भाई अभी ऐसा झूल रहा है और अगर जैसे 20 डिग्री कम हो गया इसका टेम्परेचर, तो मैं ऐसा कंसीडर करता हूं कि यह तार ऐसा सीधा हो जाएगा। ये कब है? ये 80 डिग्री पर है। और ये वाला कब है भाई? तो मैं कहता हूं 60 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसमें कह रहे हैं कि तनाव में परिवर्तन आपको ज्ञात करना है। तार के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक आपको यहां पर गिवन है प्रति डिग्री सेल्सियस, तथा यंग प्रत्यास्था गुणांक जो है वो 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर दी गई। मतलब हमारे पास में देखिए अल्फा गिवन है, अल्फा हमारे पास में गिवन है क्या भाई? रेखीय प्रसार गुणांक।
प्रति डिग्री टेम्परेचर है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस के लिए, तो 1.1 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि देखिए विकृति की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो इसीलिए इसको पर डिग्री सेल्सियस। इसके बाद यंग मापांक गामा हमारे पास में गिवन है, यंग मापांक हमारे पास में यहां पर गिवन है कितना, 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। गामा भी हमारे पास में आ गया। अब इसके पास में कौन है भाई, गामा मिल चुका है यहां पर, है ना। टेम्परेचर में वेरिएशन हमारे पास में, तो देखिए T1 यहां पर गिवन है कितना भाई, 80 डिग्री सेल्सियस, और T2 यहां पर गिवन है कितना, 60 डिग्री सेल्सियस। तो मैं कहता हूं जो डेल टी है, चेंज इन टेम्परेचर जो है ना, वो कितना होगा, तो भैया 80 डिग्री सेल्सियस माइनस 60 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ चल रहा है, ठीक है। और कुछ है, हाँ, ए गिवन है यहां पर कितना, 1 स्क्वायर mm, मतलब ये कितना हो जाएगा, तो 10⁻³ का स्क्वायर मीटर, मतलब 10⁻⁻6 मीटर हमें यहां पर ये गिवन है क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है भाई, मेरे से क्या तनन मांगा जा रहा है, तो तनन तो ये सीधे सीधे निकाला YA∝T, और सब कुछ गिवन है मेरे हिसाब से, YA∝T सब गिवन है। तो मैं कहता हूं जरा देखिए, तनन बल F इज इक्वल्स टू क्या भाई, तो YA∝T। तो चलिए YA∝T में सबकी वैल्यूज उठा उठा करके रखते हैं। Y मतलब यंग मापांक, 2 इंटू 10⁻11 कितना है, 2 इंटू 10⁻11। ए की बात करते हैं, है ना, ए की बात करते हैं, एरिया, तो 10⁻⁻6 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻6। अल्फा की और बात कर ले, तो अल्फा यहां पर गिवन है हमारे पास में 1.1 इंटू 10⁻⁵, 1.1 इंटू 10⁻⁵, और ऐसे ही हमारे पास में T गिवन है कितना, 20 डिग्री, ये हो गया हमारे पास में 20। तो ये कितने बनेंगे भाई, एक काम करते हैं ना, ये 1.1, ठीक है, 1.1, 2 और 20, तो 20 दूनी कितना हो गया, 40 इंटू 1.1, है ना, 40 इंटू 1.1। अब 10 टू द पावर को रिजॉल्व करते हैं, फिर डेसिमल को रिजॉल्व करना सिखा दे रहा हूं। तो देखिए ये -6 और -5, 6 5 11, तो ये तो हो गया 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर -11, तो ये तो खत्म ही हो गया। तो 11 चौक 44, 440, कितना, 440, और दशमलव यहां पे लग गया, तो मतलब F इक्वल्स टू कितना आ गया, तो ये आ गया 44 न्यूटन। कितना मिल गया भाई, हमारा F इक्वल्स टू यहां पर मिल गया 44 न्यूटन। तो यहां पे हमारे पास में फाइनली समझ में आ रहा है कि हमारे पास में ये सारे टर्म्स गिवन थे, सिर्फ यहां रख करके यार मल्टीप्लाई करना था। कितना सिंपल सा काम था, बहुत ही सिंपल सा काम था। ये सब कुछ जैसे हमने रखा है ना, हमारे पास में यहां पर फोर्स की वैल्यू निकल के आ गई, यानी यहां पर तनन समझ में आ गया। ये जो पहले 80 डिग्री सेल्सियस ढीला सा लुढ़का हुआ सा था, ये जैसे 20 डिग्री टेम्परेचर आपने किया कम, तो ये तार तन गया। जो हमने शुरुआत में डिस्कस करी थी कि वो रेलवे पटरियों में गैप क्यों छोड़ दिया जाता है ना, लोहे के जो जॉइंट्स बनाते हैं वहां पे गैप्स क्यों छोड़ते हैं, तो भैया टेम्परेचर वेरिएशन के कारण जब तापमान बढ़ता है तो इसके रेखीय प्रसार होती है, पर डिग्री सेल्सियस इसके लेंथ में चेंजेस आते हैं, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते हैं तो लेंथ में कमी भी आती है। तो वो कमी को ही इस क्लैंप के जरिए हम यहां पर महसूस कर सकते हैं। कितना मिला, तो 44 न्यूटन का यहां पर हमें देखने को मिला कि इतना वो फील कर रहा था फोर्स को। चलिए, तो क्या काम करना है भैया, तो यहां पर सिंपली एक छोटा सा काम करना है कि स्टेशन को करते हैं अब यहीं पर समाप्त, क्योंकि हमें जो जो टॉपिक्स डिस्कस करने थे वो हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। मतलब हम लोगों ने पहले स्थितिज ऊर्जा की बात करी, और स्थितिज ऊर्जा के साथ साथ टेम्परेचर में वेरिएशन के कारण, तापमान में चेंज होने के कारण जो तनाव बल महसूस करता है हमारा स्ट्रिंग, जो हमारा वायर, वो कितना होता है, इसकी भी हमने कैलकुलेशन कर ली। मतलब रेखीय प्रसार गुणांक की बात करी, और हमने हमारे इंटरनल एनर्जी के, हमारे पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करी। तो सेशन को करते भैया यहीं पर समाप्त। तो जिस तरीके से आप हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, बिल्कुल सिमिलरली आप कनेक्टेड रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं एक हाई क्वालिटी एजुकेशन, और ये सारे ही कोर्स कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये पूरे कोर्स कंटेंट आपके लिए डिजाइन किए गए हैं एनसीईआरटी के बेसिस पर, एंड अब सभी स्टेट बोर्ड्स भी फॉलो करती है एनसीईआरटी को, अर्थात आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, सेंट्रल बोर्ड से हो, ये पूरा कोर्स कंटेंट आपके लिए लागू होता है।
तो सिंपली भाई और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट के लिए आप एक और काम कर सकते हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए बुक्स एंड ई बुक्स जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए डिजाइन की गई है एंड अब वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से कनेक्टेड है हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां पर कोई सजेशंस, कोई सुझाव हो वो हम तक पहुंचा सकते हैं एंड हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन आती है वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।